डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट क्या है इनके बारे में जानकारी ली थी। लीनियर मेजरमेंट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके लिए इस्तेमाल में आते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने एंगुलर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। ये मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने की हम लोगों ने कोशिश की थी। इसके अलावा हम लोगों ने जो रेडियल मेजरमेंट्स है, मतलब जैसे कि रेडियस मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, तो उसके कामों में इस्तेमाल में आने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उनके बारे में जानकारी ली थी। उसके अलावा फ्लैट सरफेसेस को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज इस क्लास के अंदर हम लोग ऐसे डिवाइस के बारे में, या इंस्ट्रूमेंट हम लोग कह सकते हैं या इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनके थ्रू हम लोग डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं या पर्टिकुलर डायमेंशंस को मार्क कर सकते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग कैलिपर्स के नाम से जानते हैं। तो इन कैलिपर सेक्शन के अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। इनको चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरीज में भी क्या किया गया है, तो कन्वर्ट किया गया है। इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज में नहीं आते, तो इन्हें इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते समय हमें डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टील रूल, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके थ्रू जो भी मेजरमेंट्स है वो मेजरमेंट्स हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं, मार्किंग करने हैं या मेजर करने हैं, तो वो काम हम वो वहाँ पे कर सकते हैं। विदाउट एनी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैलिपर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल स्टील रूल के साथ में किया जाता है, तो इसी की वजह से इनकी एक्यूरेसी जो है ये 0.5 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर बताई जाती है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इनको देखा जाए तो इनकी एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है या जिन डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इनके जरिए मेजरिंग, मार्किंग, चेकिंग कामों के लिए किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी ऑर्डिनरी कैलिपर्स या डिवाइडर्स को आ जाती है या उनके अंदर लाई जाती है या वो बताई जाती है कि ये इतने एक्यूरेसी से अभी मार्क कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी ये कैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग कैलिपर्स और डिवाइडर इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैलिपर्स और डिवाइडर जो है उनका मटेरियल क्या होता है। तो ये बनाए जाते हैं मोस्टली हाई कार्बन स्टील से। जो इंडस्ट्री के लिए कैलिपर्स बनाए जाते हैं या डिवाइडर्स बनाए जाते हैं, ये कौन से मटेरियल से बनते हैं, तो हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। या फिर जनरल पर्पस में सामान्य कार्यों के लिए या ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए जो कैलिपर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो माइल्ड स्टील से भी बने हुए रहते हैं। हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील से अगर वो बने हैं तो उनको केस हार्डनिंग किया जाता है। माइल्ड स्टील को हम लोग हार्डन नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि माइल्ड स्टील का जो ऊपरी परत होती है या सतह होती है उसके अंदर कार्बन डाल के उन सरफेसेस को थोड़ा सा हार्ड बना दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग मेथड, जिसकी वजह से माइल्ड स्टील का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है और उसकी लाइफ जो है वो लाइफ बढ़ा दी जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली हाई कार्बन स्टील की मात्रा में माइल्ड स्टील से बने हुए जो कैलिपर्स होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, लेकिन कॉस्ट में वो बहुत ही सस्ते होते हैं।
इसीलिए इस्तेमाल के ऊपर से कि आपको किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, कितने लाइफ तक वो चलने चाहिए, लाइफ साइकिल तक, उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन जो है वो किया जाता है एज पर द मटेरियल। तो हम लोगों ने कैलिपर्स और डिवाइडर्स का मटेरियल कौन सा है ये समझ लिया। उसके बाद इनके ऊपर प्रोसेस की जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कैलिपर्स हाई कार्बन स्टील से बने हुए हैं तो उनके ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग, ग्राइंडिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की प्रोसेस जो होती है वो की जाती है। हार्डनिंग किसके लिए? तो मेटल या वो टूल या इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरने पर टूटने से बचने के लिए, या मार्किंग, चेकिंग, मेजरिंग प्रोसेस के अंदर जब वो किसी जॉब के साथ में कांटेक्ट करता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से उसकी घिसावट हो सकती है, वो घिस सकता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो वो जो है वो अपनी एक्यूरेसी को खो सकता है। तो घिसने से बचने के लिए वो दूसरे मटेरियल से हार्ड होना जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस इन टूल्स के ऊपर की जाती है उनको ही हार्डनिंग कहा जाता है। लेकिन हार्डनिंग कर दिया मतलब मेटल को हार्ड बना दिया तो उसके अंदर ब्रिटलनेस बढ़ता है, ठिसुलता बढ़ती है, वो भंगूर बनता है। मतलब क्या है कि अगर हमारे हाथों से वो नीचे गिर जाए तो ग्लास की तरह वो टूट सकता है। ग्लास सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है, मैंने पहले ही क्लासेस में आपको बताया है, आफ्टर द डायमंड। तो ग्लास अगर नीचे गिरेगा तो वो टूटने का चांसेस उतना ही ज्यादा होता है। तो सेम एज इट इज हमारा मेटल अगर ज्यादा हार्ड रहेगा तो वो घिसने से तो बचेगा लेकिन टूटने से नहीं बचेगा बिकॉज ऑफ द ब्रिटलनेस। मतलब ही क्या है? भंगुरता हम लोग उसको कहते हैं हिंदी में। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? टेम्परिंग की जाती है। मतलब आफ्टर द हार्डनिंग हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं जहां पे मेटल की जो हार्डनेस होती है कुछ लेवल तक कम की जाती है दोबारा मेटल को गर्म करके, और उसके अंदर टफनेस की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो जैसे हार्डनेस कम होती है मेटल के अंदर टफनेस बढ़ता है। मतलब उसके अंदर एक ऐसी ताकत निर्माण हो जाती है, स्ट्रेंथ निर्माण हो जाती है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक टफनेस ऐसा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से वो टूल, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स नीचे गिरने पर टूटने से बचता है। उसके अंदर वाइब्रेशन या आघात सहन करने की ताकत जो है वो बढ़ जाते हैं। दैट इज नोन एज अ टफनेस। सो हार्डनिंग की वजह से मेटल घिसने से बचता है और टेम्परिंग की वजह से उसके अंदर टफनेस बढ़ता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है जिसकी वजह से मेटल के ऊपर आई हुई कैविटी जो है, बर्स जो है, रफ एजेस जो है वो निकाल दी जाती है। उसको हाई फिनिश या एक चमकीलापन लाया जाता है थ्रू द ग्राइंडिंग प्रोसेस। और लाइफ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट कोटिंग्स की जाती है। कुछ को ऑयल लगा दिया जाता है आफ्टर द ग्राइंडिंग और कुछ के ऊपर अलग अलग प्लेटिंग्स की जाती है, क्रोम प्लेटिंग, निकेल प्लेटिंग, स्टील प्लेटिंग, अलग अलग टाइप की प्लेटिंग्स करके उनको क्या किया जाता है? एटमॉस्फेरिक चेंजेस से होने वाली जो भी खराबियां है उनसे बचाने के लिए वो प्रोसेस जो होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की वो प्रोसेस की जाती है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस होने दो जिनके ऊपर वो कोटिंग्स की गई है उनको क्या किया जाता है? ये वो प्रिवेंट होती है उन एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से होने वाली खराबियों से। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि मटेरियल कौन सा होता है और प्रोसेसेस इनके ऊपर कौन से किए जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर वो HCS से बने हैं, हाई कार्बन स्टील से बने हैं, तो उसके ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग, ग्राइंडिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग की प्रोसेस की जाती है। सेम अगर वो माइल्ड स्टील से बना है तो उसके ऊपर हार्डनिंग की जगह पे हार्डनिंग का एक टाइप है जिसको कहा जाता है केस हार्डनिंग। केस अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो केस का मतलब होता है, हम लोग हिंदी में केस मतलब बाल ऐसा कहते हैं, तो बालों के बराबर उसका जो सरफेस होता है वो हार्ड किया जाता है। तो ये केस हार्डनिंग मेथड जब माइल्ड स्टील के ऊपर की जाती है तो वहां पे भी केस हार्डनिंग होती है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग होती है, फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स उसके ऊपर की जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली हाई कार्बन स्टील से बने हुए कैलिपर्स और डिवाइडर जो है वो माइल्ड स्टील की तुलना में महंगे रहते हैं। तो डिपेंड होता है कि आपको किस प्रकार का यूज है, कहाँ पे करना है, उसके हिसाब से इन मटेरियल्स से बने हुए कैलिपर्स और डिवाइडर्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मटेरियल और
कैलिपर्स के ऊपर किए जाने वाले प्रोसेस के बारे में। तो ये जो कैलिपर्स है या डिवाइडर्स है, ये एक्चुअली दो टाइप में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक होता है फर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। तो यहाँ पे भी उनकी कॉस्ट के ऊपर असर होता है। तो ये खाली प्रोसेस और मटेरियल की वजह से नहीं, तो फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट के ऊपर से भी कैलिपर्स की जो कॉस्ट होती है वो कम और ज़्यादा होती है। किस प्रकार से? तो हम लोग फर्स्ट टाइप है फर्म जॉइंट। तो फर्म जॉइंट टाइप्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाया है, हम लोगों ने यहाँ पे फर्म जॉइंट कैलिपर्स दिखाए हैं। और सेकंड जो है वो स्प्रिंग जॉइंट है, तो वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स कैसे होते हैं वो भी दिखाया। फर्म जॉइंट का मतलब क्या है? ये रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे फलक्रम का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, या इसी को कुछ लोग पिवट के नाम से भी जानते हैं, पिवोट जॉइंट। तो इन जॉइंट्स को पिवोट के नाम से भी जानते हैं। तो पिवट का मतलब एक टाइप का रिवेट जॉइंट। तो ये जो कैलिपर्स है ये बनाने में बहुत ही आसानी होती है, आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा ताकत या मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो बनाने के लिए इजी है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए फर्म जॉइंट कैलिपर बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, तकलीफ दे रहते हैं। इससे डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए हर बार हमें वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनके ऊपर इनको धीरे 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 स्ट्राइक करके डायमेंशंस को इसके अंदर सेट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे वजह से इनका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में बहुत कम किया जाता है। इसके अंदर की ये खराबी की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरा जो है वो स्प्रिंग जॉइंट है। इनके अंदर टेम्पर स्प्रिंग स्टील जो है उससे बनी हुई स्प्रिंग लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जॉ के बीच का जो डिस्टेंस है या उनका एडजस्टमेंट जो है थ्रू द स्क्रू एंड नट की जो फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जॉज को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है कि हम लोग उसको खोलना और बंद करना आसानी से आ जाता है। तो ये इजी होते हैं ऑपरेट करने के लिए। इसीलिए इंडस्ट्री में या ऑर्डिनरी वर्कशॉप में, जनरल वर्कशॉप के अंदर हमें स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए हुए मिलते हैं या लाए जाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि फर्म जॉइंट मतलब क्या है। तो एक टाइप का रिवेटेड जॉइंट होता है, और स्प्रिंग जॉइंट का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग, जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, वो स्प्रिंग इस्तेमाल करके ये जॉइंट्स देके वो कैलिपर जो है उनको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो मटेरियल के हिसाब से हम लोगों को कैलिपर्स अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है वो पता चल गया, और उनके जो दो टाइप्स है उन दोनों टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स अगर लेंगे तो वो फर्म जॉइंट से हमेशा हमें कैसे मिलेंगे, तो महंगे ही मिलेंगे। फर्म जॉइंट कैलिपर्स स्प्रिंग जॉइंट से हमेशा सस्ते होंगे, तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स फर्म जॉइंट से हमेशा कैसे मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो कैलिपर्स की मटेरियल के बारे में जानकारी हम लोगों ने ली, उसके ऊपर की जाने वाली प्रोसेसेस के बारे में जानकारी ली, और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी हासिल की है। तो इसके बाद हमें जो देखना है वो फर्स्ट, इसे कहा जाता है क्या, तो डिवाइडर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडर्स। सो डिवाइडर जो है, ये डिवाइडर मुख्यतः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बने हुए रहते हैं। ये एक मार्किंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मोस्ट ऑफ ऑल डिवाइडर का इस्तेमाल मार्किंग के लिए किया जाता है। तो उसका मार्किंग का जो तरीका है या इस्तेमाल करने का तरीका है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो ड्राइंग में आपको दिखाया है। इसकी दोनों लेग जो होती है ये समान लंबाई की होती है, और इनके एंड में नुकीला पॉइंट बना हुआ रहता है। सो अगर ये हाई कार्बन स्टील से बनी है, तो मैंने पहले ही बोला है कि इसको हार्डन और टेम्पर किया हुआ रहता है, कौन सी प्रोसेस होती है। और अगर ये माइल्ड स्टील से बना है तो उसको केस हार्डनिंग किया हुआ रहता है। इसकी जो साइज है, ये साइज इसके दोनों लेग को जोड़कर जो पॉइंट बनता है वहां से
जो पिवेट रहता है वहां तक, पिवोट या उसको बहुत सारे लोग फलक्रम भी बोलते हैं। तो जब दोनों लेग्स को जोड़ दिया जाए तो उनके यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट से, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, तो ये हो गया पॉइंट। यहां से फलक्रम की जो एक समान दूरी है या पैरेलल लेंथ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइज कहते हैं, मतलब उसकी लंबाई कहते हैं। सो लंबाई के हिसाब से मार्केट में 50, 75, 100, 150 या 200 मिलीमीटर की लेंथ में अवेलेबल होते हैं। और रिक्वायरेशन अनुसार, जरूरत के अनुसार मार्केट में ये और लंबाई वाले भी बना के दिए जाते हैं। मतलब आवश्यकता है इनसे भी बड़े साइज का हमें डिवाइडर रिक्वायर्ड है, तो वो डिवाइडर हमें मार्केट में ऑर्डर देके बनवा के मिल जाता है। इसका यूज जो है ये स्टील रूल के साथ में किया जाता है। माप या डायमेंशंस चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन टू सेंटर्स डायमेंशन अगर चेक करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी जॉब के ऊपर हमें सर्कुलर मार्क करने हैं, कर्व मार्किंग करनी है, रेडियस के मार्क करने हैं, हाफ राउंड बनाना है, तो ऐसे वर्क्स के अंदर डिवाइडर का इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो डिवाइडर के पार्ट्स कौन से होते हैं, तो लेग, उसके साइज के बारे में मैंने पहले बताया। फिर जहां पे डिवाइडर के दोनों लेग्स को जोड़ा जाता है दैट इज नोन एज अ फलक्रम, या कुछ लोग इसको पिवोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फलक्रम और पिवोट आप दोनों भी कह सकते हो। उसके बाद ये बॉल पॉइंट है, ये नल नट है या नल स्क्रू आप बोल सकते हो। कुछ लोग इसको फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे एक वॉशर दिया जाता है सपोर्ट के तौर पे। स्प्रिंग कहाँ पे है, पेग कहाँ पे है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। पेग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो हमारे हाथों की ग्रिप वहां पे बिठाने के लिए। और लाइनर नर्लिंग जो होती है या पैरेलल नर्लिंग जो होती है, ये पेग के ऊपर की हुई रहती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों की ग्रिप जो है वो बैठ सके। सेम नर्लिंग जो है इस नर नट के ऊपर भी की जाती है, या कभी कभार इसके ऊपर डायमंड नर्लिंग भी हमें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ। तो ये कौन से टाइप का हो गया, तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर हो गया। ये कौन से टाइप का हो गया, तो ये फर्म जॉइंट कैलिपर हो गया। सो जब भी हमें इसके जरिए कोई माप लेना है या मार्क करना है डायमेंशन को, तो उसका तरीका यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से मेजरमेंट को सेट किया जाता है या चेक किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, एक पॉइंट एक डायमेंशन से पर्टिकुलर डायमेंशन तक वो सेट करके लिया जाता है। उसके बाद जहाँ पे हमें आर्क या सर्कल मार्क करना है, तो यहाँ पे फिगर में मैं एरो से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे क्या किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना होता है, मार्किंग करने होते हैं। सेंटर पंच का इस्तेमाल करके वहाँ पे सेंटर का मार्क लगाना होता है। और फिर उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, डिवाइडर जो है वो डिवाइडर का पॉइंट वहाँ पे रखना होता है। और जो आर्क है उसका आर्क का चाप जो है वो चाप आप मार सकते हो। मतलब ये आर्क को ड्रॉ कर सकते हो, हाफ सर्कल को, हाफ राउंड को ड्रॉ कर सकते हो, फुल सर्कल या राउंड की मार्किंग कर सकते हो, या उसको ड्रॉ कर सकते हो। ये बेनिफिट से होता है। सो जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा पेग जो होता है ऊपर होल्डिंग के लिए बना हुआ, उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, सर्कल, हाफ राउंड या फिर कर्व्स की मार्किंग करते हैं। अगर कंपेयर करें तो फर्म जॉइंट जो होते हैं उसके अंदर ये पेग नहीं होता है, तो उसको हाथों में पकड़ के पेग के ऊपर प्रेशर देके ही हमें उसको क्या करना होता है, चलाना होता है। ये ध्यान में रखना है कि फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट में डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि फर्म जॉइंट कैलिपर्स को एडजस्ट करने के लिए, जो मैं यहाँ पे एरो से दिखा रहा हूँ, सो फर्म जॉइंट को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर डायमेंशन सेट करते समय हमें हर बार क्या करनी होती है, स्ट्राइक करनी होती है। और स्ट्राइक करने के बाद इनके बीच में जो दूरी सेट होती है उसको बार बार चेक करना होता है। तो एक ही बार में सही डायमेंशन इनके दोनों एंड्स में या पॉइंट्स में मिलेगा या सेट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसको सेट करने के लिए बहुत सारा समय जाता है, टाइम लगता है। वही हमारा वक्त बचाने का काम ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में, चाहे वो लाइट वर्क होने दो या हेवी वर्क होने दो, कंटिन्यूअस वर्क होने दो या फिर
कभी कभार इस्तेमाल में आने वाला काम होने दो, फिर भी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स या स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर्स जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, अहमियत दी जाती है या उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो डिवाइडर्स जो है, उन डिवाइडर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया है। डिवाइडर के टाइप्स देखे हम लोगों ने, कौन से टाइप से, फर्म जॉइंट देखा, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर देखा। तो फर्म जॉइंट कैलिपर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तो इस प्रकार के जो डिवाइडर्स होते हैं या फर्म जॉइंट डिवाइडर के बारे में मैंने क्या बताया था, तो इस प्रकार के जो डिवाइडर्स होते हैं उन डिवाइडर के दोनों लेग्स के ऊपर वॉशर रख के रिवेट के द्वारा उनको जोड़ा होता है, जिसको हम लोग फलक्रम कहते हैं। इस प्रकार से जोड़ देने की वजह से दोनों लेग जो है एक दूसरे के साथ में कम दबाव से जोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम जो होता है ये इक्वली होता है, मतलब उनका ओपन होना और क्लोज होना इक्वली होता है, पैरेलल होता है। ये जब जोड़ फर्म जॉइंट से दिया जाता है तब उस समय पे रिवेट से अगर वो ज़्यादा टाइट किया जाए तो लेग्स का ओपनिंग और क्लोजिंग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा लूज रखा जाए तो फिर वो क्या होगा, उसके अंदर सही डायमेंशन हम लोग कभी सेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सही प्रेशर से ही उनको क्या करना होता है, फिट करना होता है, ये फर्म जॉइंट के लिए। उसके बाद इसके फर्म जॉइंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है, उसके बाद फर्म जॉइंट विंग टाइप डिवाइडर होता है, मतलब जिसको हम लोग विंग कंपास के नाम से जानते हैं। फिर होता है निडल पॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर, मतलब दोनों एंड्स में क्या होते हैं, स्क्राइबर जैसी चीजें लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से हम लोग उनको इस्तेमाल के बाद रीशार्पन कर सकते हैं, या पॉइंट उनका खराब होने के बाद रीशार्पन करके दोबारा उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कौन सा, तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसके दोनों लेग्स के बीच में भी क्या किया हुआ रहता है, रिवेट से जोड़ा हुआ रहता है, तो फुलक्रम यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ये सेम रिवेट की तरह ही होता है, लेकिन ये सर्कुलर होता है, जो सपोर्ट देने का काम करता है, दो लेग्स को सपोर्ट देने का काम करता है। तो सर्कुलर पिन के जैसा होने की वजह से इस पिन का सपोर्ट लेके या फलक्रम का सपोर्ट लेके क्या होते हैं, लेग जो है फ्री मोमेंटम करते हैं, फ्रीली घूमने का काम करते हैं। और उनको जोड़े रखने का काम कौन करता है, तो ये जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग वहां पे बिठाई जाती है, ऊपर की तरफ पेग होता है जहां पे हमारे हाथों की ग्रिप बैठती है, और इन के बीच का जो टेंशन है वो टेंशन स्प्रिंग की वजह से रहता है। तो हमें एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो नट स्क्रू दिया हुआ रहता है या फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट्स होती है, जिसके अंदर स्क्रू और नट की अटैचमेंट्स होती है। तो जैसे ही हम लोग नट को लूज करेंगे, क्या होता है, नट को लूज करने के बाद में ऑटोमेटिकली जॉ के बीच की दूरी जो है स्प्रिंग के टेंशन की वजह से बढ़ती जाती है, और हम लोग इसके अंदर सही तरीके से टेंशन के साथ में डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जोड़े गए डायमेंशन या फिट किए या सेट किए हुए डायमेंशंस कभी भी हिलते नहीं है, और जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट मार्किंग जो है वो एक्यूरेट मार्किंग और मेजरिंग करने में हेल्प मिलती है। तो डिवाइडर क्या है ये यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट हमें देखना है कैलिपर्स के अंदर आउटसाइड कैलिपर के बारे में। तो कैलिपर क्या है ये भी हम लोगों ने देखा कि ये एक प्रकार का मेजरिंग या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं। जैसे डिवाइडर के थ्रू हम लोग मेजरिंग भी कर सकते हैं और चेकिंग भी कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं, वैसे कैलिपर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली मेजरिंग का काम कर सकते हैं, मार्किंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेम एज इट इज चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी भी जॉब का एक्यूरेटली डायमेंशंस चेक करने के लिए कैलिपर्स जो है, इन कैलिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर आउटसाइड कैलिपर्स है। तो ये जो कैलिपर्स है उनको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है या माई स्टील से बनते हैं, उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है वो भी मैंने आपको बताई है। इन कैलिपर्स के अंदर जो आउटसाइड कैलिपर है उनके द्वारा हम लोग जॉब की लेंथ,
विड्थ जो है, थिकनेस जो है, ये चेक कर सकते हैं। किसी जॉब का आउटसाइड डायमीटर चेक कर सकते हैं। ये इसके कुछ फायदे हैं या बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से आउटसाइड कैलिपर जनरल पर्पजेस में इस प्रकार के डायमेंशंस को चेक करने के लिए हेल्प करता है। ये जो कैलिपर्स है, इनसे सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, बाहरी माप लेने का काम करते हैं, मतलब आउटसाइड डायमेंशन चेक करते हैं। इसीलिए इनको आउटसाइड कैलिपर कहा जाता है। आउटसाइड मतलब क्या है, नाम में ही लिखा है। आउटसाइड का मतलब क्या है, बाहरी। बाहरी जो भी डायमेंशंस होते हैं, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, थिकनेस हो गई, हाइट हो गई, या फिर अगर हम लोग बात करें तो जॉब का आउटसाइड डायमीटर हो गया, ऐसे चेक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर चेक हो रहा है, जॉब की थिकनेस या लेंथ हो या विड्थ हो वो चेक करना है, तो वहां पे आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 100, 150, 200, 300 मिलीमीटर साइजेस में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो कैलिपर्स है, ये भी दो टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सिंपल, जिसको ही हम लोग फर्म जॉइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के नाम से या स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों दिखाए गए हैं। पहला जो फिगर में एरो से जो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, तो फर्म जॉइंट है। फर्म जॉइंट मतलब यहाँ पे वो फर्म किया गया। फर्म का मतलब होता है एक प्रकार का जॉइंट। सो ये रिवेटेड जॉइंट होता है। इसको कहा जाता है क्या, तो फल्क्रम। मोस्टली इसको क्या कहते हैं, पिवोट कहते हैं, पिवोट के नाम से कहते हैं। और स्प्रिंग जॉइंट में ये रिवेट की तरह दिखने वाला या फल्क्रम की तरह दिखने वाला जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में फल्क्रम कहते हैं। सो फल्क्रम और पिवोट में क्या डिफरेंस होता है, पिवोट का जो जॉइंट होता है वो रिवेटेड रहता है, और फल्क्रम का मतलब क्या है, ये एक पिन जैसा होता है, सर्कुलर पिन जैसा, जो कि पार्ट्स को अपने ऊपर इजीली सर्कुलरली स्लाइड होने के लिए हेल्प करता है। तो फल्क्रम और स्प्रिंग और सॉरी रिवेट, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो एक कौन सा रहता है, रिवेटेड जॉइंट, दैट इज नोन एज अ पिवोट जॉइंट, जो मैं यहां से एरो से आपको दिखा रहा हूं, दैट इज नोन एज अ पिवोट जॉइंट या रिवेटेड जॉइंट्स। और ये कौन सा होता है, ये फल्क्रम जॉइंट होता है, दैट इज नोन एज अ स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग और फल्क्रम का इस्तेमाल करके जॉइंट दिया हुआ रहता है। स्प्रिंग क्या करती है, जॉज के बीच के डिस्टेंस या टेंशन को बढ़ाने का काम करती है। फल्क्रम क्या करता है, इन जॉज को ओपन और क्लोज होते समय सर्कुलर मूवमेंट पैदा करने के लिए जो हेल्प लगती है वो इसके जरिए मिलती है। और ये इजीली इक्वली क्या होता है, जॉज को ओपन और क्लोज करने का या क्लोज होने के लिए हेल्प करता है फल्क्रम। और पिवोट क्या करता है, तो इन दोनों लेग्स को जोड़ने का काम करता है, दैट इज नोन एज अ रिवेट। रिवेट और पिवोट मतलब एक ही है। सो दोनों कैलिपर्स को मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग में बता दिया है। फर्स्ट उसमें से देखने वाले हम लोग आउटसाइड कैलिपर, सिंपल आउटसाइड कैलिपर या जिसको ऑर्डिनरी आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। सो ऑर्डिनरी आउटसाइड कैलिपर या सिंपल आउटसाइड कैलिपर जो है, या जिसको हम लोग कहते हैं फर्म जॉइंट कैलिपर, ये जो कैलिपर होता है उसके दोनों लेग्स जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर रख के, मतलब उनको लैप करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये किस प्रकार से जोड़ दिया हुआ रहता है, तो ये रिवेट का जोड़ रहता है। तो ये जोड़ ऐसा रहता है कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देके उन लेग्स को क्या कर सकते हैं, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मतलब ये ना ही ज़्यादा लूज होता है और ना ही ज़्यादा टाइट होता है। इस प्रकार से रिवेट के थ्रू ये लेग्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट दिया हुआ रहता है। तो इसको हमेशा ओपन और क्लोज करने के लिए या इसके अंदर डायमेंशन को सेट करने के लिए वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से डायमेंशन सेट होने के लिए चेक करते समय हमेशा ये तकलीफ होती है कि बार बार इसको लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ता है। वही अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स की, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर की, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के लेग कैसे होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आउटसाइड डायमेंशंस इजीली चेक कर सकते हैं। और उन एंड्स के ऊपर इंक्लिनेशन दिया हुआ रहता है। तो जस्ट ये पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट ही क्या करते हैं, कांटेक्ट करने का काम करते हैं। पूरा का पूरा पॉइंट का फेस कभी कांटेक्ट नहीं करता है किसी भी जॉब के ऊपर। दूसरी बात है स्प्रिंग, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ये जो स्प्रिंग जॉइंट
आउटसाइड कैलिपर है उनके दोनों लेग्स के ऊपर के पार्ट में एक ग्रू, हाफ सर्कुलर ग्रू या खांचा जो होता है वो बना हुआ रहता है और उसके अंदर फल्क्रम लगाया जाता है और उनके साइड में एक ग्रू बना हुआ रहता है, दोनों लेग्स के आउटसाइड में ग्रू बना हुआ रहता है जहां पे स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग लगाई जाती है। स्प्रिंग वहां पे फिट बैठ जाती है। स्प्रिंग की वजह से दोनों लीग्स के बीच में टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन को कंट्रोल करने का काम फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट जो उसके ऊपर बिठाई गई है, जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो हेल्प करती है इन टेंशन को सेट रखने का, उसको कंट्रोल में रखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इजीली कोई भी डायमेंशन जो है इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के वजह से टेंशन क्रिएट होता है और उन स्प्रिंग्स के थ्रू होने वाले टेंशन्स को इक्वली दोनों लेग्स के ऊपर डिवाइड करने के लिए और उनको ओपनिंग करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक पिन उसके बीच में लगी हुई रहती है, जिसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे फल्क्रम के नाम से बताया गया है। कुछ लोग उसको फल्क्रम रोलर भी कहते हैं। तो रोलर का मतलब क्या होता है, रोलिंग एलिमेंट, गोल घूमने वाला। तो ये गोल नहीं घूमती है, ये क्या करती है, अपने ऊपर उसको सर्कुलरली मूवमेंट करवाने के काम में मदद करती है। तो सर्कुलर मूवमेंटम मतलब क्या है, तो इसका जो सेंटर है उससे लेग्स का ओपनिंग कैसे होता है, सर्कुलर, ऐसे गोलाकार अगर बताया जाए तो ये ऐसे गोलाकार डायरेक्शन में घूमते हैं, ये पैरेलल नहीं घूमते। ये कैसे ओपनिंग होता है, उनका सेंटर से सर्कुलरली ओपन होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए उसको फल्क्रम रोलर भी कहा जाता है। तो जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है उसके जो पार्ट्स है, एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे है, लेग्स है जो अंदर की तरफ मुड़े हुए, आउटसाइड कैलिपर के लेग्स हमेशा अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद वॉशर कहाँ पे है वो दिखाया गया है, नर्लन नट जो है वो दिखाया गया है, बॉल दिखाया गया है, फिर स्प्रिंग कहाँ पे है वो बताई गई है। सो आउटसाइड कैलिपर और उसके पार्ट जो है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर नाम में ही लिखा है इनसाइड, मतलब क्या है कि अंदरूनी डायमेंशन जब हमें चेक करने हैं, मेजर करने हैं, तो इस कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इनसाइड कैलिपर से हम लोग इनसाइड डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या उन्हें चेक कर सकते हैं। तो उसके प्रोसेस दिखाई गई है, किस प्रकार से वो चेक किए जाते हैं कि सपोर्ट लिया जाता है किसी प्लेन सरफेस का, वहां पे स्टील व्हील को लगाया जाता है और फिर एक लेग जो होता है इनसाइड कैलिपर का वो क्या किया जाता है, उन सपोर्ट देने वाली एजेस के ऊपर उसको लगाया जाता है और दूसरा हमें क्या बताता है, एक्चुअल जो डायमेंशंस है वो डायमेंशन बताता है। तो वो ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एरो से आपको वो ड्राइंग दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसके भी पार्ट्स होते हैं, फल्क्रम रोलर होता है इसके अंदर, अगर वो फॉर्म जॉइंट है तो वहाँ पे पिवोट या रिवेट जॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें दोनों में क्या एक समानता रहती है, तो दोनों के जो लेग्स होते हैं ये क्या होते हैं, चाहे वो इनसाइड कैलिपर फर्म टाइप होने दो या इनसाइड कैलिपर स्प्रिंग टाइप होने दो, मतलब फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर होने दो या स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर होने दो, दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है कि इनके जो लेग्स होते हैं ये आउटसाइड मतलब बाहरी तरफ मुड़े हुए रहते हैं। आउटसाइड क्या किए रहते हैं, बेंड किए हुए रहते हैं या मुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनल डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो हमारे जॉब के जो ग्रूव्स होते हैं, इंटरनल ग्रूव्स की लेंथ हो गई, ग्रूव की विड्थ हो गई, चेक करनी है तो इस प्रकार से वो चेक की जाती है, यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है। अगर किसी जॉब का इनसाइड डायमीटर चेक करना है तो इस प्रकार से वो चेक किया जाता है, या किसी पाइप का डायमीटर चेक करना है तो किस प्रकार से किया जाता है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो इनसाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इनर डायमेंशन को चेक करने के लिए। इनर डायमेंशन मतलब इनसाइड लेंथ हो गई, मतलब कोई ग्रू है या स्लॉट है तो उसका इनर लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, वो चेक करना है। या अगर इनसाइड डायमीटर चेक करना है किसी जॉब का
पाइप का डायमीटर चेक करना है इनसाइड, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट्स में अवेलेबल है। ये भी किससे, कौन से मटेरियल से बनते हैं, हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इनके ऊपर केस हार्डनिंग, अगर माइल्ड स्टील से बना है तो केस हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, अगर वो हाई कार्बन स्टील से बना है तो उसके ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग, पॉलिशिंग और प्लेटिंग की प्रोसेस होती है। तो इनसाइड कैलिपर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, जानकारी ली है। ये इनसाइड कैलिपर्स भी 75 mm, 100 mm, 150 मिलीमीटर्स, 200 mm या 300 mm के साइज में अवेलेबल होते हैं। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोर का डायमीटर है, ग्रूव की विड्थ है, लेंथ है, ये चेक करना है तो इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कैलिपर्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग में मतलब क्या है, ये एक रोलर बिठाया जाता है जिसकी वजह से लेग का ओपनिंग सही तरीके से और स्मूथली होता है। स्प्रिंग की वजह से टेंशन जॉब्स के बीच में क्रिएट होता है, तो जॉब फटाक से ओपन ही रह सकते हैं अगर यहाँ पे ये फाइन एडजस्टिंग अटैचमेंट ना हो। तो जैसे हम लोग इन स्क्रू को लूज करते हैं, जॉ का ओपनिंग धीरे 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 होना चालू हो जाता है। हम लोग उस ओपनिंग को और उसके क्लोजिंग को थ्रू द नट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंट्रोलिंग फर्म जॉइंट में नहीं होता है। इसीलिए फर्म जॉइंट कैलिपर बहुत ही कम इस्तेमाल में लाए जाते हैं कंपेरेटिवली स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। तो इनसाइड कैलिपर्स क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया, उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं वो समझ लिया, उसका मटेरियल और उसके ऊपर के प्रोसेस समझ लिए। नेक्स्ट जो हमें देखना है, इसे कहा जाता है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बेंट लेग कैलिपर के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये किया जाता है मार्किंग पर्पजेस के लिए। मार्किंग पर्पजेस में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर है या बेंट लेग कैलिपर जिसको कहा जाता है या जेनी कैलिपर जिसको कहते हैं, ये भी हमें स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट इन दो कैटेगरीज में मिलते हैं। तो अगर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर देखेंगे तो ये हमारे आउटसाइड कैलिपर या जो डिवाइडर होता है उसके जैसे दिखता है, लेकिन उसका एक लेग जो होता है ये लेग स्ट्रेट होता है, तो दूसरा लेग का जो सिरा होता है, एंड होता है, ये एंड कैसे रहता है, थोड़ा सा बेंड किया हुआ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ या अंदर की तरफ बेंड किया हुआ रहता है। वही अगर हम लोग फर्म जॉइंट की बात करें या रिवेटेड जॉइंट कैलिपर की बात करें, जेनी कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर या हम लोग हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर बोल सकते हैं, तो ये जो इसका एक लेग जो होता है ये स्ट्रेट होता है, लेकिन उसका एक सिरा जो होता है अंदर की तरफ बेंड किया हुआ रहता है। तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंट लेग। मतलब क्या है, एक सिरे का एंड बेंड किया हुआ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, और ये मुड़ा हुआ एंड जो रहता है ये हमेशा फ्लैट रहता है, नुकीला नहीं रहता। और दूसरे एंड में स्क्राइबर फिट किया होता है, मतलब दूसरे लेग में क्या किया रहता है, स्क्राइबर फिट किया हुआ रहता है। और जिसका बेनिफिट क्या होता है कि उसकी वजह से हम लोग जॉब के ऊपर आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। इस ड्राइंग में हमें वो इस्तेमाल यहाँ पे दिखा है, चाहे वो शीट होने दो, चाहे वो फ्लैट होने दो, आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हो, चाहे वो राउंड जॉब होने दो, आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हो। ये भी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बना हुआ रहता है। इसके अंदर इस्तेमाल में आने वाला जो स्क्राइबर है, अगर कुछ जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स होते हैं उनके अंदर स्क्राइबर और स्क्राइबर लॉकिंग जो नट होता है वो अटैचमेंट दी हुई रहती है, स्क्राइबर लॉकिंग अटैचमेंट होती है। तो अगर वो स्क्राइबर है तो वो हार्डनिंग और टेम्परिंग करके बना हुआ HSS का रहता है, या वो जो पिन उस स्क्राइबर को लॉक करने का काम करती है वो माइल्ड स्टील से बनी हुई रहती है। ये भी एक लॉकिंग अटैचमेंट ही है जिसके थ्रू हम लोग स्क्राइबर को लेग के साथ में जोड़े रखते हैं। और वहां पे बैठने के लिए क्या किया हुआ रहता है, एक ग्रूव बना हुआ रहता है, उन लेग के ऊपर ग्रूव बना हुआ रहता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उस ग्रूव के अंदर ये थोड़ा सा अंदर जाके फिट होता है, तो उसका मोमेंटम वहां पे क्या किया जाता है, रोका जाता है। नहीं तो अगर ये प्लेनली वहां पे होल्ड हो जाएगा तो उसका इश्यू क्या हो गया कि थोड़ा सा प्रेशर आने पर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, घूम सकता है, डायरेक्शनल एरर आ सकते हैं। तो ना होने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, उस लेग के ऊपर ग्रूव बना हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। सो ये जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर है, इसकी एक लेग जो है ये अंदर की तरफ मुड़ी रहती है और दूसरी लेग जो रहती है ये नुकीली या टोकदार होती है। सो इन टांग या लेग की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं,
पैरेलल लाइन मार्क कर सकते हैं, किसी राउंड सरफेस का या राउंड शाफ्ट का जो फेस होता है उस फेस का सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे तो हम लोग पहले ही देखा कि बहुत सारी जगह पे इसको जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, कुछ जगह पे उसको बेंटले कैलिपर भी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये हमेशा ध्यान में रखो, इसका चौथा नाम जो है उसे कहा जाता है ऑड लेग कैलिपर। बहुत सारे लोगों को ये नाम पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऑड लेग कैलिपर जानते हैं लेकिन उसको जेनी कैलिपर नाम है, बेंटले कैलिपर उसको कहते हैं या हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, ये पता नहीं होता है। तो टोटल इसके कितने नाम हैं? 4 नाम है। एक हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा बेंटले कैलिपर, तीसरा जेनी कैलिपर। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जब जॉब के ऊपर किसी एज से पैरेलल लाइन मार्क करनी है तब इनका इस्तेमाल होता है। किसी राउंड जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली इनके थ्रू मार्किंग प्रोसेस या मार्किंग ऑपरेशन जॉब के ऊपर किए जाते हैं, लेकिन ये लाइनर मार्किंग ही करता है, मतलब एक सीधी दिशा में ही मार्क कर सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर होते हैं इसमें भी 2 टाइप्स है। पहला जो है उसको कहा जाता है, नहीं इसमें 3 टाइप्स है। पहला होता है फिक्स्ड पॉइंट हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। फिक्स्ड पॉइंट मतलब जो यहां पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये रिवेटेड जॉइंट जो है यहाँ पे बना हुआ है, रिवेटेड जॉइंट है, और जो रिवेटेड जॉइंट है उस लेग के एक साइड में यहाँ पे क्या है, स्क्राइबर पॉइंट लगा हुआ रहता है, स्क्राइबर पॉइंट बना हुआ है, मतलब स्क्राइबर को फिट किया हुआ है। तो ये कैसा होता है कि ये रिमूवेबल होता है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है वहां पे क्या होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे उसका लेग इस प्रकार से नुकीला होता है, वहां पे स्क्राइबर नहीं होता है लेकिन ये नुकीला पॉइंट वहां पे बना हुआ रहता है। दैट इज नोन एज अ फिक्स्ड पॉइंट हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो रिक्वायरेशन के अनुसार इन लेग्स को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसकी खामी है। मतलब क्या है, जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है वो फर्म जॉइंट की तरह रहता है, लेकिन वहां पे जो एडजस्टेबल स्क्राइबर है उस स्क्राइबर की जगह पे उसका जो लेग का जो पॉइंट होता है उसको नुकीला बनाया जाता है। तो रिक्वायरेशन के अनुसार हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेंथ लेग की लेंथ को कम ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, दूसरा जो है उसको कहा जाता है एडजस्टेबल पॉइंट हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो ये जो एडजस्टेबल पॉइंट हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ये एडजस्टेबल पॉइंट मतलब क्या है कि इसके अंदर जो स्क्राइबर लगा हुआ रहता है उसकी लेंथ को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको एरो से दिखा रहा हूं। सो ये जो एडजस्टेबल टाइप होता है इस कैलिपर की जो स्ट्रेट पॉइंट होती है या लेग होता है उसे हम लोग रिक्वायरेशन के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो किसकी लेंथ को हम लोग कम कर सकते हैं, लेग की लेंथ को। तो लेग की लेंथ किसकी वजह से कम होती है, तो ये जो स्क्राइबर यहाँ पे बिठाया गया है लेग के ऊपर उसके वजह से हम लोग लेग की जो लेंथ होती है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये अटैचमेंट्स की वहां पे क्या होती है, प्रोविजन होती है। और एक्यूरेट मेजरमेंट के काम में इसकी वजह से क्या होता है, फायदा होता है या बेनिफिट होता है। उसके बाद कौन सा होता है, तो हिल टाइप होता है, हिल टाइप हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ये हिल टाइप हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर जो है वो कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी जॉब के आउटसाइड एजेस के साथ हमें पैरेलल लाइन खींचनी है तब हिल टाइप हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज वहां पे क्या होता है, एक स्लॉट बना हुआ रहता है, जैसे हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे, जो लेग है वहां पे क्या किया गया है, एक ग्रू बनाया गया है सपोर्ट के लिए। तो ये ग्रू क्या करता है, एज का सपोर्ट लेता है और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सही तरीके का पैरेलल लाइन मार्क होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बेंट लेग है, यहाँ पे लेग को क्या किया गया है, बेंड किया है, यहाँ पे सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है।
तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो मार्किंग होगी उसके अंदर वेरिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे बेंट लेग जो है वहाँ पे क्या किया गया है, सपोर्ट के लिए एक ग्रूव बनाया गया है जो क्या करता है, एज के ऊपर सपोर्ट लेता है, एज का सपोर्ट लेता है या कॉर्नर का सपोर्ट लेता है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं। और फिर वहाँ पे वो सपोर्ट लेके क्या करता है, हम लोग उस स्क्राइबर को और लेग के सेट कर सकते हैं और इसके लेवल में लाने के बाद एक सीधी रेखा वहाँ पे या पैरेलल लाइन वहाँ पे एज से मार सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। उसका ही एग्जांपल यहाँ पे हम लोग नीचे एरो में देख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे वो ग्रूव जो है लेग के ऊपर का वो किस प्रकार से एज के साथ में सपोर्ट ले रहे एक पैरेलल लाइन मार्क करने का काम कर रहा है। उसके बाद राउंड बार का सेंटर अगर फाइंड आउट करना है तो भी ये सपोर्ट काम में आता है और सेंटर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, तो हेल्प ले आ जाता है एज का, सरकमफरेंस का या सरकमफरेंस के एज का, और फिर उसका सपोर्ट लेके क्या किया जाता है, आर्क मार दिए जाते हैं। टोटल कितने आर्क मार्क दिए जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड से, एक बार यहाँ से एक आर्क होगा, एक बार इस साइड से यहाँ पे आर्क होगा, एक बार यहाँ से सामने की तरफ से आर्क मार दिया जाएगा इस प्रकार से, एक बार यहाँ से आर्क मार दिया जाएगा। और जब इन आर्क्स को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। इन चारों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। तो इस तरीके से राउंड बार का सेंटर हम लोग हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर क्या है, उसके नाम कितने हैं, तो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर या फिर बहुत सारे लोग उसको ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्टली जेनी कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर जो है ये प्रचलित नाम है, सबसे ज़्यादा चलने वाले इंडस्ट्री में नाम है। लेकिन बहुत सारे लोग हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर ये नाम भूल जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका इस्तेमाल या इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर किसी जॉब के आउटसाइड एज जो होती है उन एज के समांतर हमें लाइन मार्क करनी है या बनानी है, तो वो मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जॉब की जो एजेस होती है उन एजेस का सपोर्ट लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद राउंड जॉब का सेंटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम लोगों ने देखा। अगर कोई इंटरनल ग्रूव्स बने हुए हैं, किसी जॉब में कोई खाच बनी है और उस खाच के थ्रू पैरेलल लाइंस मार्क करनी है, तो सर्कुलर या पैरेलल लाइन किसी भी ग्रूव के थ्रू मार्किंग करनी है उसके आजू बाजू, तो फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल जो कर्व्स होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं उनके सपोर्ट के थ्रू अगर हमें कोई लाइन मार्क करनी है, बनानी है, तो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर का हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड एजेस के थ्रू हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं। तो ये हो गया हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के बारे में। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो कैलिपर्स और डिवाइडर्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उनको इस्तेमाल करने के साथ में उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना जरूरी है। तो उसके लिए प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं कि कैलिपर्स के जो मेजरिंग करने वाले एंड्स होते हैं उनकी शार्पनेस हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, धार हमेशा शार्प होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमें सही तरीके का मार्किंग मेजरिंग ऑपरेशंस हम लोग नहीं कर सकते। कैलिपर्स का यूज डायमेंशंस जो है वो चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन जॉब के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, कैलिपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जॉब घूम रहा है तो उसके ऊपर कैलिपर्स कभी इस्तेमाल में नहीं लाने चाहिए। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि फर्म जॉइंट कैलिपर जो होते हैं उसका रिवेट जो है ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। हमेशा फर्म जॉइंट कैलिपर्स को हम लोग जब भी इस्तेमाल में लाते हैं तो उसके साथ में वुडन ब्लॉक होना ज़रूरी है। हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर का इस्तेमाल जब भी हम लोग करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि उसके जो लेग्स है और मार्किंग पॉइंट है वो हमेशा पैरेलल ही ऑपरेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या होगा, डायमेंशनल एरर्स वहां पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारा ये सेशन जो है, ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।